नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। फिर से एक नए वीडियो में आज हम बात करेंगे नए सब्जेक्ट के बारे में। थंबनेल आप देख रहे होंगे आज मेरा कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग में सफलता से ज़्यादा विफलता, असफलता क्यों हावी होती है। तो सफलता और विफलता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सफल बहुत लोग, कम लोग होते, और विफल नहीं बोलूँगा मैं या असफल नहीं बोलूँगा, लेकिन जो लोगों की इच्छाएं हैं उसको लोग प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में। अगर मैं बात करूँ पढ़ाई से, तो पढ़ाई से ये सब चीज़ें चालू होती है। तो आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। नेटवर्किंग समझ के सब्जेक्ट को, नेटवर्किंग ज़रूर बताऊंगा मैं नेटवर्किंग क्या है, क्योंकि मैं काम ही करता हूं एटॉमी में, तो डेफिनेटली आपको नेटवर्किंग बताऊंगा। लेकिन नेटवर्किंग के साथ में, क्योंकि सब्जेक्ट ही अपना ये है कि नेटवर्किंग में सफलता से ज़्यादा विफलता क्यों हावी होती है, तो उसके पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बातें करेंगे। और ये फैक्ट्स आपको दिखाऊंगा मैं, आपको समझना भी चाहिए ये फैक्ट्स के बारे में, ताकि नेटवर्किंग को एक पॉजिटिव वेज में आप ले सको। तो चलिए चालू करते हैं। हमारे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा बच्चे सिविल सर्विसेज को प्राधान्य देते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, तो यूपीएससी की तैयारी करता है, एमपीएससी की तैयारी करता है। लेकिन एक ऑफिसर बनने के लिए वो क्यों बनते, क्या बनते हैं, उसके पीछे क्या थॉट्स है, ये थोड़ी देर में देखते हैं। पहले इसका कैलकुलेशन समझते। तो बात कर रहे हैं हम सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज यूपीएससी, ठीक है जी। मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ यूपीएससी के बारे में, आपको मैं बता रहा हूँ यूपीएससी के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो लगभग हम बात करें पिछले साल की, यानी इस साल की, तो 2021 में 10 लाख बच्चे, स्टूडेंट्स जो थे, इन्होंने एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरा यूपीएससी के लिए, ठीक है जी। कैंडिडेट्स हम करें, कितने पोस्ट थी इसके लिए? 10 लाख लोगों ने जब जब अर्जी भरे, तो पोस्ट भी होंगी। तो ये पोस्ट थी 712। सिर्फ 712 पोस्ट के लिए 10 लाख आवेदन हुए, 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे यूपीएससी के एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इसका आप रेशो निकालोगे, अगर आप इसका परसेंटेज वाइज रेशो निकालोगे, तो ये होता है 0. कितना होगा, 0.07%। यानी सक्सेस का जो रेशो है, वो रेशो है, इसको लिख देता हूं मैं सक्सेस यहां, सक्सेस का रेशो जो है 0.07% है। क्यों 0.07% है? 10 लाख बच्चों ने एग्जाम के लिए आवेदन किया। मान लेता हूं 10 लाख के कुछ नहीं बैठे होंगे, लेकिन मैं मान लेता हूं 10 लाख के 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे। कितनी पोस्ट के लिए? ये 712 पोस्ट के लिए। 712 पोस्ट के लिए जब 10 लाख बच्चे बैठे, तो क्या 10 लाख लोगों को अगर पास हो जाते, मेरिट लिस्ट में आ जाते पूरे 10 के 10 लाख बच्चे, तो क्या गवर्नमेंट पूरे 10 लाख बच्चों को एमपीएससी से पास आउट होने के बाद में कलेक्टर हो गया या आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पे विराजमान करेंगी? नहीं हो सकता ना, क्योंकि पोस्ट तो सिर्फ 712 ही है। तो 712 के हिसाब से जब आप कैलकुलेशन निकालोगे परसेंटेज वाइज, तो 0.07% सक्सेस रेशो है किसका? यूपीएससी का। अब इसी में इसको थोड़ा सा मेरे को अलग करना ही पड़ेगा, तो ये बाद में लिखेंगे। चलो इसको अब सेकंड बात करते हैं हम रोड एक्सीडेंट्स की। आप भी जानते, हम भी जानते, पूरी दुनिया जानती है,
पूरा हिंदुस्तान जानता है कि रोज़ हिंदुस्तान के अंदर में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। या अभी हमारे घर वाले भी बोलते हैं, एक रोड पे स्पेशली किसी रोड पे रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उस रोड पे हम जा रहे, सफ़र कर रहे, तो संभल के गाड़ी चलाने की हिदायत हमारे घर वाले भी हमारे को देते। ऐसे 4 सिनारियो मैं पहले आपको बताऊंगा, उस सिनारियो के हिसाब से हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे नेटवर्किंग को, ठीक है। तो पहला आपको बता दिया मैंने सिविल सर्विसेज का, सेकंड बता रहा हूं आपको रोड एक्सीडेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है जी। रोड एक्सीडेंट, कितने वाहन हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, रोज कितने वाहन चलते सड़क पे? हम बात करें 295.8 मिलियन, 295.8 मिलियन वाहन रोज हिंदुस्तान के सड़क पर दौड़ते हैं। और कितने लोगों की रोज डेथ होती है इसके अंदर में? इसके अंदर रोज हिंदुस्तान में जो डेथ होती है वो आंकड़ा है ऑफिशियल 415 लोग। 415 लोग रोज रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, ठीक है। अब रोड एक्सीडेंट में मारे जाने का बाद इसको अगर हम एवरेज निकालें मिलियन के हिसाब से, तो इसका जो एवरेज आता है वो आता है 0.0014%। अगर हम जितने वाहन चलते उसके हिसाब से जितने लोगों की डेथ होती है उसका अगर रेशो निकाल जाए तो 0.0014। कैलकुलेशन आप करके देखना, अगर कैलकुलेशन करते बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ 0.0014% लोगों की ही डेथ होती है। थर्ड देखते हैं हम, जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है जी। जेनेरिक मेडिसिन की बात करते हैं। जेनेरिक मेडिसिन गवर्नमेंट भी बोल रही है सस्ती दवाइयाँ लो आप, ताकि आपको पैसा कम लगे, कम प्राइस के अंदर में आप अच्छी दवाई प्राप्त कर सको। जो सेम अदर कंपनीज की ब्रांड्स की जो दवाई आती है मल्टीनेशनल ब्रांड की, वही सेम कंटेंट आपको जेनेरिक में मिलेंगे। तो जेनेरिक का जो सेल होता है, जो पूरा टर्नओवर है, वो है 411.6 बिलियन। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन की बात नहीं कर रहा हूं। 411.6 बिलियन का साल का टर्नओवर है। अब फार्मा का जो बिजनेस होता है ग्लोबल में, फार्मा का बिजनेस होता है 1.27 ट्रिलियन। ठीक है। सिर्फ जेनेरिक का जो बिजनेस होता है पैन वर्ल्ड के अंदर में 411.6 बिलियन होता है, और फार्मा का होता है 1.27 ट्रिलियन। अगर हम इसको कंपेयर करें, इसका परसेंटेज लेके, तो कितने कम परसेंट में लोग जेनेरिक मेडिसिन को यूज कर रहे हैं, और अदर मेडिसिन जो है मल्टीनेशनल कंपनीज की जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जिस कंपनी का, उस कंपनी के मेडिसिन सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं। इसको थोड़ा सा बाइफर्केशन हम कर लेते हैं, एक बार फिर देखते हैं। अब एक चीज होती है एजुकेशन। जब हम हमारे ज़माने में जब हम एजुकेशन करते थे, तब हम गवर्नमेंट जो स्कूल्स होती थी उस स्कूल्स में पढ़ते थे। आज के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, जिसमें हम KG1 KG2 नर्सरी से लेके ही 25-25 30-30 हज़ार रुपये साल की फीस भरते हैं। KG1 KG2 में 50-60 हज़ार रुपये तक भी फीस पे करते हैं। लेकिन हाँ, एक मानसिकता हम लोगों की बन चुकी है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन जब तक गवर्नमेंट स्कूल में हम भेजेंगे नहीं बच्चों को हमारे, तब तक गवर्नमेंट स्कूल क्या पढ़ाती है हमको समझ में नहीं आएगा। हम भी उसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के बाहर आए हुए और अच्छा खासा कमा रहे हैं। बहुत से देश के बड़े बड़े लोग जो है IAS ऑफिसर बात कर लूँ मैं, तो वो भी इसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ लिख कर आगे आए हुए। लेकिन आज की जो मानसिकता है माता पिताओं की,
वो सब चेंज हो चुकी है। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा एजुकेशन देती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन ये भी एक तरह का मिथ है। चलिए अब बात करते हैं मेन चीज, सैलरी। सैलरी हमारे देश के अंदर में एवरेज सैलरी जो होती है वो 16,000 होती है। हर किसी को 16,000 एवरेज सैलरी जानी चाहिए, लेकिन 50% लोगों को ही 16,000 सैलरी के ऊपर या 16,000 सैलरी मिलती है। इसके नीचे लोगों को 50% लोगों की जो सैलरी होती है 8,000 से 10,000 के रेंज में होती है। ठीक है, अब अगर हम इसको मैं इसको कंपेयर करूं बिजनेस के साथ में, ठीक है, ये सैलरी की बात की नौकरी में। अब बिजनेस में जो भी लोग धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस के अंदर में स्मॉल जो बिजनेस होता है उसका लगभग छोटा धंधा, चाय टपरी वाला पकड़ लो आप, रेहड़ी वाला पकड़ लो, पानी पूरी वाला पकड़ लो, कोई भी एक छोटा बिजनेस जो करता है, छोटा छोटा, बिल्कुल छोटे की बात कर रहा हूं, एक लगभग उसका उत्पन्न होता है 7 लाख रुपए साल का। कैलकुलेशंस, एवरेज कैलकुलेशंस है, कम थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। 7 लाख यानी लगभग 58,000 रुपए पर मंथ वो कमाता है। 58,000 में से उसके कुछ खर्चे होंगे, कोई लड़का रखा होगा उसको भी देना पड़ता होगा उसको पैसे, बाकी जो थोड़े बहुत खर्चे होंगे उसके वो खर्चे। लेकिन तो भी इसमें से अगर 28,000 रुपये भी उसका पर मंथ का खर्चा होगा तो भी 30,000 रुपये वो बचा लेता है एज कंपेयर टू नौकरी। नौकरी में 16,000 रुपये एवरेज इनकम बता रहे हम, और धंधे में 30,000 रुपये कमा लेता है। तो इसका भी आप रेशो निकालोगे तो नौकरी एज कंपेयर टू बिजनेस, नौकरी वाला कम पैसा कमाता है। तो थोड़ा सा मैं इसको पहले बाइफर्केशन कर लूं ताकि सामने में आपको ढंग से समझा पाऊं, यानी मैं भी समझाने में आपको, मेरे को समझाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हम पहले सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के हमने सक्सेस रेशो जो दिखे थे 0.07, ठीक है, ये मैं आईपीएस की बात करूं, एमपीएससी में भी यही रेशो आता है, सेम रेशो आता है एमपीएससी में जो पिछले साल का रेशो था। रोड एक्सीडेंट की बात करूं, ये हो गया सक्सेस, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। जहां निगेटिव रहेगा वह निगेटिव का साइन दूंगा। तो इसका जो होता है 0.12314% में है सब, ये निगेटिव, यानी इतने लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन और नॉर्मल मेडिसिन जो होती है ग्लोबल फार्मा में, उसका मैं कैलकुलेशन ट्रिलियन और बिलियन के अंदर में, तो उसका कैलकुलेशन करना मेरे को भी डिफिकल्ट गया, इसलिए मैंने उसका कैलकुलेशन नहीं निकाला। अब एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन का कैलकुलेशन भी हम निकाल सकते हैं। 16,000 रुपये आ रहा है मोटा मोटा इनकम, और बिजनेस वाले का लगभग 58,000 रुपये आ रहा है, तो उसके हिसाब से भी हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं उसका। लेकिन चलिए ठीक है, बोर्ड पूरा भर जाएगा इसलिए मैं नहीं निकालता उसको, हम बात करते हैं अब इसी के अंदर में। तो जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज को इतना ज़्यादा पॉजिटिव वेव्स क्यों मिलते हैं? हर कोई चाहता है मेरा बच्चा सिविल सर्विसेज के अंदर एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम दे और एक आईएएस ऑफिसर बने या कोई बड़े पोस्ट पे अच्छे जाए। तो सिविल सर्विसेज के अंदर में पॉजिटिव होने के बाद आप पास हो जाते हो, तो सिविल सर्विसेज के अंदर में गाड़ी मिलती है हम लोगों को, जो गाड़ी के ऊपर में गवर्नमेंट की लाल लाइट लगा हुआ रहता है। वो लाल लाइट में जब हम लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते हैं तो एक अलग इंप्रेशन लोगों के ऊपर पड़ता है, लोग इज्जत देते,
एक जब हम आईएएस ऑफिसर बनते तो एक अलग तरह का रिस्पेक्ट हमारे को मिलता है, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन आईएएस ऑफिसर बनने का जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 0.07 है। यानी आप बात करो 100 में से सिर्फ 0.100% में से सिर्फ 0.07% है, यानी मोर देन 99.03% तो लोग इसके अंदर फेल है। फिर उसके बाद भी लोग यूपीएससी, एमपीएससी यानी सिविल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा क्यों पॉजिटिवली लेते हैं? जब वहाँ जो लोग फेल हो जाते, जो लोग भले यानी आप पास आउट भी नहीं हो पा रहे, उस लेवल को रीच नहीं कर पा रहे, कितने पोस्ट के लिए जा रहे? 712 पोस्ट है। 712 पोस्ट के लिए 10 लाख लोगों ने आवेदन किया, तो 10 लाख लोगों को नौकरी तो मिलने से रही ना, अगर 10 लाख भी पास हो जाते हैं तो भी, क्योंकि पोस्ट तो सिर्फ 712 ही है। इसके बाद भी लोग वहाँ भरते हैं फॉर्म, और ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद जो पास आउट होता है उसका भी अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो सिर्फ इतना ही परसेंटेज आता है। उसके बाद भी लोग लगन से एमपीएससी, यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो लाल लाइट का एक क्रेज़ है। वो एक हम लोगों को यानी जो लोग पास होते हैं उनको एक पोस्ट मिलती है, पदवी मिलती है, उसका एक क्रेज उनके सामने होता है, और समाज में इज्जत होती है, बहुत बड़ी इज्जत मिलती है, परिवार को इज्जत मिलती है, माँ बाप को इज्जत मिलती है। ये एक दिल में चाहत होती है, दिल में लगता है इस तरह से, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं एमपीएससी, यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए। अब बात करें रोड एक्सीडेंट में 0.00014 सिर्फ इतने लोग मरते, 415 लोगों के आसपास, 415 होंगे, 450 लोग होंगे, इतने लोग मरते हैं। कितना हो गया? 295.8 मिलियन गाड़ी रोज चलती है इंडियन रोड्स के ऊपर में। उसके बाद जो लोग मरते हैं, सिर्फ इतने लोग मर रहे हैं, यानी इसका आंकड़ा मैंने निकाला था 415। तो 415 लोग मरने के बाद इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि रोड खराब है, गवर्नमेंट ने रोड खराब बनाई, कॉन्ट्रैक्टर ने रोड खराब बनाया, कुछ भी यहाँ स्पीड लिमिट क्यों लगा के रखे, लिमिट ओपन करके क्यों रखा गया है? भाई लोग तो कम मरे ना, फिर हम इसको निगेटिव क्यों लेते? क्योंकि हमको दिखती है सामने में मौत, किसी की मौत उस रोड पे हुई है, तो एक निगेटिव इम्पैक्ट आता है। जब हम सोचते हैं उस रोड पे जाने के लिए, तब हमेशा हमारे दिमाग में पहला निगेटिव थॉट आता है कि नहीं, इस रोड पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते। हमको कहीं ना कहीं से टीवी न्यूज़ से हो गया, पेपर में हो गया, या और कहीं से भी हमको वो खबर मिलती रहती है। अगर हमारे रिश्तेदार हो गाँव में, और जब हम उनसे बोलते कि हाईवे से हम जाने वाले वापस रिटर्न, तो रिश्तेदार भी हमको बोलता है भाई थोड़ा संभल के चलाना उस रोड पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते। लेकिन देखा जाए तो एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। जिस हिसाब से एक्सीडेंट होते हैं उसका अगर हम क्राइटेरिया निकालें, उसका अगर परसेंटेज निकाला है, तो 0.00014% ही लोग मरते हैं। उसके बाद भी ये रोड एक्सीडेंट निगेटिव में आता है। अब बात करें हम जेनेरिक और ग्लोबल फार्मा की, तो जेनेरिक मेडिसिन गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आप हर किसी कोई जेनेरिक मेडिसिन लो, ताकि सेम कंटेंट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रही दवाई आपको, एमएनसी कंपनीज होंगी या अदर ब्रांड की जो कंपनीज है, उन कंपनीज के सेम प्रिस्क्रिप्शन यानी सेम जो जिसके अंदर कंटेंट होंगे दवाई के अंदर, वो कंटेंट आपको जेनेरिक में मिल जाएंगे। और जो दवाई आपको 50 रुपये की मिल रही होंगी मार्केट के अंदर में, जेनेरिक में आपको 5 रुपये की मिल जाएंगी। लेकिन तो भी हम लोग जेनेरिक के पास नहीं जाते। हमारे दिल में एक डर बैठा हुआ रहता है कि जेनेरिक वाले के पास से जो दवाई ले रही है, वो दवाई के अंदर में सेम कंटेंट है क्या नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। किसी ने बताया था हम लोगों को कि नहीं, जेनेरिक वाले यानी हल्की चीज़ें मिलाकर दवाई बनाते हैं, प्रॉपर कंटेंट यूज़ नहीं होते हैं, नकली दवाई रहती है, इस तरह से किसी ने बताया था। तो हमारे दिमाग में रहता है, पहले हम निगेटिव सोचना चालू कर देते हैं जेनेरिक के बारे में कि जेनेरिक मेडिसिन अच्छी मेडिसिन नहीं होती, सस्ती मिल रही है इसलिए, और अच्छी नहीं होती। ये हमारे दिमाग में पहले से बैठा हुआ रहता है, हम कंपेयर नहीं कर पाते उस चीज़ को। लेकिन जब गवर्नमेंट भी बोल रही है तो भी हम उस पर विश्वास नहीं करते। तो जेनेरिक मेडिसिन, मैंने मेरा खुद का एग्जाम्पल है, जब मैं मेरे सास के लिए दवाई लाता था, तो उनको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दिए थे, वो दवाई एक
1500-1600 रुपये की होती थी महीने भर की। और जब मैंने जेनेरिक में जाने की दवाई ली 1 महीने में, तो 300-350 रुपये में हुई। जब उनको मैंने 1 महीना वो दवाई दी लेके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो वही दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके रखा है। ये दवाई जो है, इसमें नहीं मालूम मुझे किस तरह के कंटेंट मिले हुए, क्या मिले हुए, मुझे फ़ायदा ही नहीं होता, मुझे इससे तकलीफ भी बढ़ रही है। लेकिन ये हमारा दिमाग की सोच है, मेंटली सोच है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जो सोचते वो दिमाग से सोचते, पहले ही निगेटिव सोचना चालू कर देते। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो हमारा जो एजुकेशन हुआ है पहले से, आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, तो हम गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हुए। जो भी गवर्नमेंट के स्कूल थे उन स्कूलों में पढ़े हुए। उन्हीं स्कूलों से 10वीं 12वीं तक कंप्लीट किया हुआ है। बाद में ग्रेजुएशन के लिए भी अच्छे कॉलेजेस में गए हुए, स्कूल्स में ग्रेजुएशन के लिए गए हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। लेकिन पैसा एक नॉर्मल पैसा लगता था, और 10वीं तक 12वीं तक तो पैसा ही नहीं लगता था, एक नॉर्मल फीस लगती थी। और पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते थे वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और पूरे डिटेल में जो ज्ञान आज प्राइवेट वाले भी दे रहे, वही ज्ञान वो लोग भी देते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, जैसा जैसा लोग हम इंग्लिश मीडियम की तरफ जाने लगे, तो प्राइवेट स्कूल का क्रेज़ बढ़ गया। हर कोई अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना चाहने लग गया, और हर कोई यही चाहने लगा कि नहीं, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो इंग्लिश अच्छा बोलेगा, इंग्लिश अच्छा बोलेगा तो जॉब अच्छा लगेगा। नौकरी के बारे में किसी ने नहीं सोचा यही कि जॉब उसको अच्छा लगेगा, अच्छा जॉब लगेगा तो पगार अच्छा मिलेगा और घरदार अच्छे से चला सकता है। तो ये जो चीज़ें हुई, ये गवर्नमेंट स्कूल को बंद करने के पीछे, या वहाँ लोगों की संख्या, बच्चों की संख्या कम होने के पीछे सबसे बड़ा दोष है तो हम लोगों का, जो हम लोगों ने हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डाला, हम लोगों ने हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। तो इसी तरह से क्या हुआ, ये किसी ने एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल कर रखा था पहले से, और वो निगेटिव इम्पैक्ट हमारे में, हमारे वाइफ में ऑलरेडी आते गया। अभी नया जनरेशन जो है उनके भी दिमाग में वही चीज़ है कि नहीं सॉरी, इंग्लिश मीडियम में बच्चा जाता है तो इंग्लिश मीडियम में बच्चा ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश बोल पाता है। लेकिन हकीकत ये है कि जैसा मैं मराठी हूँ, मेरे घर की जो लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज है, मातृभाषा, मेरा बच्चा ना मराठी में ढंग बोल पाता है, ना हिंदी में ढंग से बोल पाता है, ना इंग्लिश में ढंग से बोल पाता है। ये हकीकत है। आप भी गौर करके देखिएगा, ये हकीकत होती है। क्योंकि हम लोग मराठी में बात करते घर में, हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते। अगर इंग्लिश में फ्लुएंसी लानी है तो पूरे परिवार को फिर इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, तो बच्चा भी इंग्लिश में फ्लुएंट होगा। लेकिन हम लोग मराठी में बात करते, हिंदी में भी घर में बात नहीं करते, तो ना बच्चे की मराठी अच्छी है, ना हिंदी अच्छी है, ना ही इंग्लिश अच्छी है। तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, अब आगे में बात करते हैं हम सैलरी पर्सन्स की। सैलरी एक 16,000 से 20,000 रुपये एवरेज सैलरी नौकरी में मिलती है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन अब एक्चुअल में देखोगे, प्रैक्टिकली देखोगे, तो प्रैक्टिकली सैलरी 40 से 50% लोगों को 8,000 से लेकर 10,000 के रेंज में ही सैलरी मिलती है। मेरे यहाँ भी जो लड़के काम करते हैं उनको मैं 7,500-8,000 रुपये सैलरी देता हूँ, उससे ज़्यादा सैलरी मैं नहीं देता, क्योंकि मैं दे ही नहीं सकता। तो जो कहा जाता है बोर्ड पे कि नहीं, बहुत अच्छा नौकरी में काम करोगे तो बहुत अच्छी सैलरी मिलेंगी, आगे परिवार को पाल पाओगे, बहुत अच्छा काम कर पाओगे, ये तब पॉसिबल है जब एक बहुत अच्छी सैलरी होंगी। अब कुछ लोगों को 16,000 से लेके, यानी मोटा मोटा मैं पकड़ लूँ 50% को तो कम हो गए, बचे 50% में से 40% को 16,000 से 25,000 के रेंज में सैलरी होती है। लेकिन आज के तारीख में 16,000 से 25,000 रुपये का खर्च जो सैलरी होती है, उससे में घर ही नहीं चलता दोस्तों। तो फिर ये सैलरी क्या मायने रखती है। अब बात करूँ इसके अगेंस्ट में, तो एक बिजनेस वाला, एक एंटरप्रेन्योर, एक छोटा बिजनेस वाला है जिसका पान ठेला होगा, जिसकी नाश्ते की दुकान होंगी, जो एक छोटा सा ठेला चलाता होगा, छोटी रेहड़ी चलाता है, वो भी कम से कम साल का 7 लाख रुपए कमाता है, यानी मोटा मोटा 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाता है। 60,000 रुपये में से जो भी उसके पास काम करने वाले होंगे उनको भी 10,000 रुपये दे दिया, खर्चा वर्चा काट कर जो भी उसको बचता होगा 40,000 के आसपास उसको महीने का बचता है। यानी जो रेहड़ी चलाता है, जो बिजनेस करता है, जो पान ठेला चलाता है, एक नौकरी वाले से ज़्यादा पैसा वो कमाता है।
आप खुद सर्च करके देखिए। मैं कुछ मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एनालिसिस कीजिए। आप जिस एरिया में रहते वहाँ दुकानें होंगी नाश्ते की, आप दिन भर खड़े रहिए, काउंट कीजिए कितने कस्टमर्स आते। एवरेज में आपको पता चल जाएगा। उसके अगर समोसा 25 रुपये प्लेट है, 50 रुपये प्लेट वो बेच रहा है, तो दिन भर में कितने कस्टमर आते और कितना लेके जाते, उससे एक अंदाजा आप लगा सकते हैं। चाय वाले के टपरी पे आप खड़े रहिए 2 घंटे 3 घंटे, 3 घंटे के अंदर में कितने कस्टमर्स आते, कितने कस्टमर चाय पी के जाते, उससे ही आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि सही में ये आदमी इतने पैसे कमाता है क्या नहीं कमाता। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की, जो हमारा थंबनेल चल रहा था उसी थंबनेल के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में इंडिया में 5.7 मिलियन, ठीक है, 5.7 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, और यानी लगभग 57 लाख लोग होते मोटा मोटा इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए। इस इंडस्ट्री के अंदर में, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर में फेल होने का जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसके कुछ कारण हैं। क्या होता है, जब ये 100% जब लोग ज्वाइन होते हैं तो पहले साल 50% लोग इसमें से विड्रॉल कर लेते हैं। जब कोई 100 लोग ज्वाइन होते हैं तो पहले साल ही 50% लोग इस इंडस्ट्री से खुद को अलग कर देते, विड्रॉल कर देते, दूर हो जाते। अब बचे 50 लोग, 50% निकल गए, कितने बचेंगे? 50 लोग ही बचेंगे ना। जब 50 लोग बचते, इसमें से 5 साल के अंदर में बचे हुए 5 साल के अंदर में 90% लोग विड्रॉल कर लेते। कितने बचे? 5 लोग। 100 में से 50% निकल जाते पहले ही साल के अंदर में, बचे 50 लोग। 50 में से 90% आने वाले 5 साल के अंदर में, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है उस 5 साल के अंदर में निकल जाते हैं इस इंडस्ट्री से। तो बचे कितने? 5% लोग। 5 लोग, ये 5 लोग सक्सेस हासिल करते। अगर आप रेशो निकालो 100 में से 5 का, यानी 5% लोग सक्सेस हासिल कर पाते हैं, एक ऊंची पोस्ट पे पहुंचते हैं। तो यहां भी मैं लिख लेता हूं, इसको भी मिटा के। आपको देखना है, आप बैक जाके देख सकते हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। यहां मैं लिखूंगा MLM 5% सक्सेसफुल लोग। अब आप सक्सेस का रेशो देखेंगे तो सिविल सर्विसेज के अंदर 0.07% है। MPSC में भी सेम है। रोड एक्सीडेंट का रेशो बहुत ज़्यादा कम है, तो भी ये निगेटिव इम्पैक्ट में आता है। MLM का जो रेशो है सक्सेस का 5% है, तो भी इसको निगेटिव ही रैंकिंग दी जाती है, इसको पॉजिटिव रैंकिंग नहीं दी जाती। ठीक है। आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हमने बाकी सब जगह देखे कि एक आदमी कितना कमाता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में लगभग जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो 5% सक्सेसफुल लोग हैं, वो एवरेज मंथली या ईयरली, पर ईयरली 20 लाख रुपए कमाते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में, जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं। उसके बाद में कुछ लोग होते हैं इसके अंदर में, 5% के अंदर भी कुछ लोग होंगे जो 10 लाख से लेके 50 लाख के बीच भी कमाते हैं। और जो टॉप 10% होते हैं इसके अंदर में से, यानी 5 जो लोग हैं उसके भी 10% जो लोग बचेंगे 5 लोगों में से भी, वो लोग कमाएंगे मोर देन 32 लाख पर ईयर इस इंडस्ट्री के अंदर में, वो भी सब गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद। ये बार बार मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एक रजिस्टर में लिख के रखा हूँ, क्योंकि दिमाग में हर चीज़ बैठी हुई नहीं रहती, इसलिए। अब हम बात करते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिविल सर्विसेज का जो सक्सेस रेशियो है 0.07। उसके बाद भी हर कोई बच्चा, हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को सिविल सर्विसेज में डालना चाहता है। IPS का भी सेम, MPSC का भी सेम रेशो है। रोड एक्सीडेंट का 0.00014 रेशो आता है, बहुत कम रेशो है रोड एक्सीडेंट का, फिर भी इसको निगेटिवली देखा जाता है। MLM का रेशो, सक्सेस रेशो 5% है, 5% लोग सक्सेस होते हैं, और उसके बाद भी इसको निगेटिव दिखा जाता है। अगर हम बात करें इसमें, तो अगर 100 लोग विड्रॉल नहीं करते और कंटिन्यूअसली 5 से
5 साल के ऊपर में देते तो 100 के 100 लोग सक्सेस हो सकते हैं। तो इसका रेशो हो सकता है MLM का 100%। 100% लोग सक्सेस हो सकते हैं। जिस हिसाब से इस सिविल सर्विसेज में हर साल लोग बैठते, जब तक उनके पास मौका है तब तक एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि उनको IPS बनना है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम पास करना है, लाल गाड़ी उनको चाहिए। अगर यहाँ भी इन 100 लोगों ने कोशिश करना नहीं छोड़े तो ये 100 के 100 सक्सेसफुल हो सकते हैं MLM के अंदर में, और ये रेशो 100% का हो जाएगा। लेकिन लोग यहाँ विड्रॉ कर देते साल भर के अंदर में। यहाँ लोग विड्रॉल नहीं करते 1 साल में फेल होने के बाद भी, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते, फिर पढ़ाई करते, जोरों से पढ़ाई करते और फिर कंटिन्यू लगे हुए रहते हैं। तो यही मेरा आज का विषय था कि लोग MLM में क्यों निगेटिवली लेते हैं। आप समझ गए होंगे। इसके बाद का अगर मैं वीडियो इसमें जोड़ूंगा तो बताऊंगा तो ये बड़ा होते जाएगा। तो मैं स्पेशली एटोमी में बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, कि मोटे मोटी चीज़ें बताता हूँ। एटोमी में अगर आप ज्वाइन होते तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, नो मंथली चार्जेस है, नो वेबसाइट चार्जेस है, किसी प्रकार का शुल्क आपको देना नहीं है। जस्ट आपको बिजनेस करना है या कंज्यूमर बन के रहना है, ये डिपेंड करना है। बिजनेस करना है तो 10,000 पॉइंट वैल्यू से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मोटा मोटा 2 से 2,500 रुपये का प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में बात करूँ तो इसके अंदर में जो साइड बनती है, क्योंकि आप जब MLM करोगे तो लेफ्ट और राइट का कैलकुलेशन जो मैचिंग होता है उसके ऊपर चेक निकलता है। तो यहाँ डेप्थ तक मिलेगा। अगर आप आज जुड़े हुए और आपके नीचे 1000 लोग हो गए और 1000 लोग के नीचे भी और 1000 लोग हो गए, तो उन सभी लोगों से आपको कमीशन यहाँ मिलेगा, कहीं भी आपका कमीशन रुकेगा नहीं। एटोशिप यानी आप अगर यहाँ से 50,000 रुपये 1 लाख रुपये महीना कमाने लग गए तो आपको एटोशिप नहीं, रीऑर्डर नहीं होगा आपके नाम पे। जो पैसा आपका बना हुआ है कंपनी वो पैसा आपको 100% पूरा देंगी। जो भी गवर्नमेंट का टैक्स है वो काट के आपको पैसा दिया जाएगा। हर हफ्ते आपके अकाउंट में आ जाता है पैसा। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट्स इसका और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कि कंपनी एक जो प्लेटफॉर्म देती है आपको, उस प्लेटफॉर्म के भी अलग से कोई पैसे नहीं लेती आपको। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कंपनी खुद उसको रन करती है। साथ ही साथ फ्री डिलीवरी भी है। 4,500 रुपये के प्रोडक्ट अगर ऑर्डर होता है तो अभी फ्री डिलीवरी भी कंपनी देती है। तो इसे बहुत सारे निगेटिव जो थे MLM के अंदर में जो पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स डॉक्टर हेंगल पार्क सर ने टोटली निकाल दिए गए इस इंडस्ट्री के अंदर में। साथ ही साथ आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दूसरी बात करूं तो GS वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी ग्लोबल सेल्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी ग्लोबल सोर्स और ग्लोबल सेल्स, सॉरी थोड़ा सा मेरा हो गया था, मैं रुक गया था। तो GS यानी ग्लोबल सोर्स और ग्लोबल सेल्स होता है, यानी कोई प्रोडक्ट ग्लोबली की बहुत अच्छा बनता है। मान लीजिए इंडिया में कोई प्रोडक्ट है बहुत अच्छा बनता है और उस प्रोडक्ट को फिर एटोमी पूरे ग्लोबली हर जगह पहुंचाती है। इस तरह से एटोमी काम करती है। अगर आपको जुड़ना है एटोमी के साथ में तो मेरी टीम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगी। मेरे टीम के साथ जुड़िए और एटोमी में अपना भविष्य बनाइए। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर। बाकी इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिल पाएँ। और एटोमी में अगर ज्वाइन होना है तो मेरे से संपर्क कीजिएगा। मेरा नंबर है 9325398926। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी कुछ नए विषय के साथ नए वीडियो में। नमस्कार।